हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास हम आज लेंगे। फिजिक्स क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं जो हाइगन्स के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या होती है। जो हमारे हाइगन्स के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो दो डेरिवेशन होते हैं उन दोनों डेरिवेशन को समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तरंग प्रकाश की वेव नेचर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मान लो 5 नंबर का एक डेरिवेशन आपका आता है। वो 5 नंबर की डेरिवेशन में आपसे पूछा जाता है कि हाइगन्स के दो ही इसमें डेरिवेशन है, एक होता है रिफ्लेक्शन के कारण, एक होता है रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, मतलब एक होता है परावर्तन की व्याख्या, एक होता है अपवर्तन की व्याख्या। हम सबको पता है कि परावर्तन की बात करें तो परावर्तन के जो दो नियम होते हैं, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के जो दो नियम होते हैं, पहला क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, मतलब कि नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहाँ होती हैं, लाई इन द सेम पॉइंट। और दूसरा क्या होता है हमारा, I इक्वल टू आर होता है। ऐसे उसमें भी क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वही कांस्टेंट या फिर n के इक्वल हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो जो दोनों लॉ हैं अलग अलग टाइप से, उन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, और उनकी व्याख्या कैसे करनी है वो हम सिखाएंगे आपको हाइगन्स के द्वारा। तो बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका 5 नंबर का एक इसमें से डेरिवेशन जरूर आता है, चाहे वो परावर्तन का है चाहे अपवर्तन का है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वाला चैप्टर। इसमें हम आपको बताते हैं सबसे पहले प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो क्या करती है, हमारी आंखों पर पड़कर उनको उत्तेजित करके और हमें क्या करता है, दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है। हमें मतलब अंधेरे में की रखी हुई किसी वस्तु को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मतलब लाइट। ठीक है, बात समझना थोड़ा सा, ये तो बहुत छोटी बात है, ये आता नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा नॉर्मल सब चीज बता देते हैं जिससे आपका पढ़ाई मन लगने लगे। क्योंकि इकट्ठे अगर डायरेक्ट बताएंगे तो वीडियो से बंद करके बैठ जाओगे। ठीक है, अभी थोड़ा नॉर्मल चीज बताते हैं फिर चल रहे हैं चैप्टर की तरफ। ठीक, तो पूछा नहीं जाता पहली बात तो ये आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, हम तो साफ साफ बोलते हैं, जो आएगा उसी बताएंगे, इंपॉर्टेंट सब कुछ नहीं बताते हैं। ठीक, लेकिन आपको जानना है इसके बारे में। ठीक, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बना सकते हैं आराम से कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज प्रॉपर्टीज, वो भी जान लो। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है लाइट, इसमें क्या होता है, ये सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक, ये क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए, देखो जरूरी इसलिए है, नॉलेज लिए जरूरी है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के अंदर, लाइट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आपको खाली किताबी कीड़ा बनना है, खाली डेरिवेशन ही आ जाए। अभी डेरिवेशन में इन सबका यूज होगा, समझ रहे, तो कहां से जानोगे, इसलिए तो ये सब चीजें याद रखना है। ये डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट तरीके से आपको इस पेपर में पूछा जाएगा। पूछ लिया कि बताओ, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें प्रकाश में जो होता है वितरण का गुण पाया जाता है, रिफ्लेक्शन का गुण पाया जाता है, क्यों आगे क्यों लगा देंगे, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए ना। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो सीधी रेखा में होता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरी बात, सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में भी, ये प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चलता है। निर्वात में जहां वायु नहीं होती है, ठीक है, वहां भी क्या होता है, वैक्यूम में, मतलब ठीक वैक्यूम में भी चलता है। तीसरी बात, इसकी बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब कहने की बात यह है, 1 सेकेंड में प्रकाश जो होता है 30 करोड़ कह सकते हो ना, 30 करोड़ किलोमीटर, सिर्फ मीटर चल सकता है कितने में, 1 सेकेंड में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो मतलब 3 × 10⁸, मतलब 3 के आगे 8 जीरो बना दोगे और 3 के आगे 7 जीरो बनते हैं तो कितना हो जाता है, 1 करोड़, है ना। 3 के आगे के 7 जीरो बन जाते हैं, 5 जीरो में क्या हो जाता है आपका, लाख बन जाता है। तो 3 लाख हो जाएगा और 7 जीरो बना दोगे तो हो जाएगा 3 करोड़ और 8 जीरो हो जाएंगे 30 करोड़ हो जाएगा। और 30 करोड़ मीटर चलता है 1 सेकंड में प्रकाश, तो कितनी देर चलता है। इसीलिए हम तुमको बता दें, थोड़ी जानकारी दे दें कि जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी जो अर्थ है, अर्थ इससे, और ये हमारा सन है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। 14.88 करोड़ किलोमीटर दूरी है, इसके बीच की दूरी बात करें, सन से अर्थ के बीच की दूरी बात करें तो 14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ये 1 सेकंड में इतना चलता है ना। तो 1 सेकंड में अगर किलोमीटर में निकालें तो 3 × 10⁻⁵ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। 5
इतने किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। मतलब कहने बात 3 लाख किलोमीटर चलेगा 1 सेकंड में, तो 14.8 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करके पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। तो इतना समय जो लगता है, टोटल समय जो लगता है हमको 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड में प्रकाश जो होता है हमारी अर्थ पर पहुंचता है सूर्य से। इसको अगर ऐसे ना लिखें तो टोटली आप याद कर सकते हो 500 सेकंड। क्या कर सकते हो? खाली और खाली याद रखो आप, 500 सेकंड लगता है आपको समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक, 8 मिनट का मतलब 8 छंग 48, 480 सेकंड हुए, प्लस 20 सेकंड और जोड़ दो, 500 सेकंड तो हुए। चाहे 500 सेकंड का हो चाहे 8 मिनट 20 सेकंड का हो, इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को, लाइट को यहां तक अर्थ तक पहुंचने में। बीच की दूरी कितनी है? 14.88 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर 1 सेकंड में कितना का किलोमीटर चेंज कर लोगे, 3 पावर यहाँ पर कम हो जाएंगी, 3 में 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो एक दूरी भी बता दी, चाल भी बता दिया और समय भी बता दिया। तो दूरी, चाल, समय सब पता रहेगा, किसी को रखोगे किसी में आ जाएगा वो चीज। ठीक, एक चीज निकल आएगी, ये चीज अलग से बता दी आपको। अब दूसरी बात करें इसके और की क्या क्वालिटीज होती हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चा? परावर्तन का गुण पाया जाता है, रिफ्लेक्शन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिफ्लेक्शन का गुण पाया जाता है। दूसरी बात, अपवर्तन का गुण पाया जाता है। क्या इसका पाया जाता है? अपवर्तन का। मतलब परावर्तन का गुण क्या होता है? जब क्या होता है, प्रकाश सतह पर टकराई दर्पण से और उसी मीडियम में वापस हो गई। ठीक है, बीच वाले को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मतलब अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। अपवर्तन क्या होता है? एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में विचलित हो जाता, थोड़ा मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? आपका विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। अरे बहुत सारे गुण इसके अंदर पाए जाते। प्रकाश बहुत गुणवान है, 1900 गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, जितने भी हैं सब पाया था। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानते ही होगे, जब प्रकाश फैल जाता है चारों दिशाओं में। बहुत सारे गुण है इसके अंदर। ठीक, मतलब भर के हैं। ठीक, तो ये सभी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें अब हाइगेंस की। ठीक है, तो हाइगेंस के हिसाब से इसके पहले हमारा आया था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। से पहले एक चीज और जान लेते हैं, तरंगार के बारे में। ठीक है बच्चा, किसके बारे में बच्चा हम जानेंगे? तरंगार क्या होता है। ये एक डिफिनीशन है जो आपकी पूछी जाती है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाती है, और 2 नंबर आपको एकदम क्लियर रखने हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को ही तरंगार कहते हैं। ये क्या होती है बच्चा? इसकी परिभाषा सब लोग लिख लेंगे कि यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, यदि कोई माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचे जो क्या हो, जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, इसमें सभी कण क्या हो? कंपन की समान कला में हो, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगार कहते हैं। मतलब किसी भी ऐसा कोई पृष्ठ हो जिसपे क्या हो? कंपन के सभी कण किसमें हो? समान कला में हो, एक जिसका फेस वैल्यू क्या सबका इक्वल हो। जहां पर ऐसा एक पृष्ठ, ऐसा सरफेस, ठीक है, जिसमें क्या हो? सभी का क्या हो? कंपन की कला जो हो, जो सेम फेस हो, सभी का क्या हो? सभी पॉइंट का जो सेम फेस हो, उसे क्या कहते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ऐसा सरफेस जिसमें क्या हो? मीडियम का ऐसा सरफेस जिसमें क्या हो? सभी फेस क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तरंगार कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक, अब वेव फ्रंट की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल तरंगार, एक होता है गोली तरंगार। जब वेव फ्रंट आएगा तो इसमें आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अगर इसके बात करें 2 होते हैं, एक होता है समतल मतलब प्लेन, है ना, समतल तरंगार। समतल तरंगार का मतलब क्या हो गया आपका? प्लेन वेव फ्रंट। नंबर 2 होता है गोली तरंगार। क्या होता है? गोली तरंगार, स्फेरिकल बोलते हैं ना शायद गोली को, हाँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, 2 टाइप के होते हैं। तो देखो समतल और वेव दोनों का डायग्राम भी आप यहाँ पे बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है बच्चा, देखो डायग्राम हम बनाए दे रहे हैं। ठीक है, आप डायग्राम अगर बना दोगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, बस इतना आपको काम करना है। देखो बच्चा, ऐसे बना सकते हैं आप, जितने मन हो उतने बना देना। समतल में क्या हो जाता है? बस सीधा सीधा जाता है। ठीक है, ऐसे बना देंगे हम बच्चा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? समतल तरंगार्ग हो गया। क्या हो गया? समतल तरंगार्ग हो गया। समतल तरंगार्ग मतलब प्लेन वेव फ्रंट हो गया।
ठीक बच्चा, समतल तरंगार्ग हो गया। उसके बाद हम क्या बना देते हैं, इसका गोली तरंगार्ग बना देते हैं। ठीक है, कोई सोर्स है उससे प्रकाश निकलेगा। देखो गोली तरंगार्ग कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा आर्ट वार्ट अच्छी नहीं है तो इससे चक्कर बना देना कि सुंदर बनेगा, ये जान लो बस बन जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक, तो यहाँ बना लेना बच्चा इसको, तुम लोग हमसे अच्छा बना लेते होगे, बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक, परेशान ना हो। तो यहाँ से निकलेगा प्रकाश। ठीक है, तो ये ऐसे तरंगार्ग गोली तरंगार्ग आपको दिख भी रहा होगा, स्फेरिकल तरीके से है। ठीक बच्चा, ये कैसा बन जाएगा हमारा बच्चा, स्फेरिकल, ये गोली तरंगार्ग बन गया। क्या बन गया, गोली तरंगार्ग। दिखने में ही लग रहा है कि गोली है। ठीक है, ऐसे घूम घूम के है, प्लेन है, तो ये समतल तरंगार्ग हो गया और ये गोली तरंगार्ग। दो डायग्राम आपको इसमें बना लेना है, क्योंकि दो डायग्राम बना दोगे तो बढ़िया आपको अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। वेव फ्रंट आ जाए तो वेव फ्रंट की परिभाषा लिख देना जो भी बताए हैं, उसके बाद ये डायग्राम बना देना। दो टाइप के होते हैं, इतना बता दोगे बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चा, उसके बाद देखो आगे, इसको पूरा मिटाए, आगे समझ लो। देखो आगे क्या है, ये सेकेंड पार्ट अब शुरू हो गया है। हमने फर्स्ट पार्ट का पूरा वीडियो 4.5 घंटे का है न्यूमेरिकल का। ठीक है, पूरी महामैराथन क्लास पढ़ाए हैं, उस 4.5 घंटे को अच्छे से पढ़ डालो। ठीक, 4.5 घंटे पूरा पढ़ डालो। आप, हम गारंटी ले रहे हैं कि उसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से नहीं फंसेगा। और जैसे ही हम सेकेंड चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म कर देंगे तो आपको लगभग जितने भी 4.5 घंटा का फिर से एक वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे न्यूमेरिकल का ही। ठीक है, तो उससे आपके इसके भी न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। हम बहुत आपको समझाते रहते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही है। ठीक है, थ्योरी तो थोड़ा बहुत याद भी हो जाती है, अगर नहीं आती होगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और थोड़ा बहुत थ्योरी तुम बना के भी लिख सकते हो। लेकिन ये चीज आप बना के नहीं लिख सकते हो। न्यूमेरिकल में आप कुछ नहीं बना सकते हो कि अगर बी का मान पूछा है, ये फार्मूला लगेगा और वहां तुम बनाओगे क्या, क्या बना दोगे, कोई नया फार्मूला लॉन्च कर दोगे तो फिर न्यूटन रोए लगे हैं कि हमारा फार्मूला ही लॉन्च नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, जो है वो फार्मूला वही रहेगा। तो इसे कह रहे हैं न्यूमेरिकल ज्यादा ध्यान दो और थ्योरी पर कम ध्यान दो, इतना ध्यान कम ना दो। जैसे कि आपको बता दें, एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, वो आपका पूरा थ्योरिकल चैप्टर है। हाँ, वो चैप्टर है जो आपका आता है थ्योरी के लिए। ठीक है, तो परेशान ना हो। एक चीज जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जो चीज वो गलत नहीं है, तो क्या हम प्रमाण भी दे सकते हैं। प्रमाण कब देंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आना, तब प्रमाण मिल जाएगा अपने आप। ठीक, अभी आप बातों नहीं जा रहे हैं, हमको हमारी बात नहीं मानेंगे। जैसे आप पेपर दे के आएंगे और जैसे पेपर देखेंगे तो एक बार हमको जरूर याद करोगे, कहोगे हाँ सही सही कहते, सब न्यूमेरिकल रखा ही मत हो। ठीक है, सब डेरिवेशन भरा है, तब पता चलेगा। थ्योरी में मान नाम मात्र है, 10 नंबर की भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ लगे। अगर 10 नंबर में आ जाए समझो तुम्हारा पेपर सरल है, अगर लग जाएगा तुमको खुद ही। अगर 10 नंबर थ्योरी आ गई समझो पेपर तुम्हारा सरल है, और नहीं आई है समझो बहुत कठिन है। ठीक है, तो डरो वहीं से। ठीक, शुरू करते हैं बच्चा आगे एक टॉपिक। देखो अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये भी आपका थ्योरिकल, आपको पूरा समझा देंगे। तरंग सिद्धांत क्या था, आपको क्या है इसको लिखना है, एक तरीके से देखा जाए तो लिखना ही है। तो हाइगेंस, इंग्लिश में बोलते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक है, तो बच्चा देखो हाइगेंस वेव थ्योरी की बात करें, अगर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो एक बात याद रखना है इसमें इसमें क्या याद रखना है आपको, एक लाइन याद रखना कि 1678 ईस्वी में, 1678 में हॉलैंड एक देश है, वहां के वैज्ञानिक थे हाइगेंस। देखो हाथ से इनके देश का भी नाम है, उसी हिसाब से इनका नाम रख दिया गया। ठीक, हाथ से नाम था हॉलैंड, हॉलैंड देश के वैज्ञानिक थे हाइगेंस। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने क्या बताया था उसको पहले हिंदी में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इंग्लिश में, लेकिन वो बताएंगे हम हिंदी में ही। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड है हम जोड़ देंगे। ठीक, हाइगेंस ने यह बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश जो होता है वो क्या करता है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है, स्टेप वाइज याद करो
कि प्रकाश होता सबसे पहले क्या होता है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। सबसे पहले कहोगे प्रकाश होता तरंगों के रूप में चलता है, मतलब वेव के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है कैसे चलता है, वेव के रूप में, मतलब तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद नंबर 2 लाइन याद रखना है कि यदि तरंगे जो होती है प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होता है, प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में किसकी चाल से, प्रकाश की चाल से फैल जाती है। तो क्या बताया हमने कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश होता है प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होता है, प्रकाश की चाल से चलता है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, पूरा आपका A to Z ऐसा ही लिखना है आपको। वहां पर कोई लाइन यहाँ से कट नहीं करनी, क्योंकि ये किसी का कथन है, सिद्धांत है, समझ रहे हो। जैसे सिद्धांत न्यूटन ने बताया कि सेब गिरा है, तुमको मानना पड़ेगा सेब गिरा है। तुम वहां खरबूजा नहीं कहे आओगे गिरा है, तो सेब गिरा था, और जब से उनकी खोपड़ी से सेब गिरा है तब से पूरा फ्यूचर बर्बाद कर गए बच्चों का। मैथ समझाओ तो न्यूटन, फिजिक्स समझाओ तो न्यूटन। हम सोचे जब छोटे थे, हम सोचे चलो फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में इंटर में आए तो देखें केमिस्ट्री में बैठे हैं, हर जगह न्यूटन। कैसा पता नहीं गैया चरावे गिरा, भैंसी चरावे नहीं गिरा है कि इनके ऊपर सेबे गिर गया। सेब गिरा नहीं, पूरा रच डाले पूरा इतिहास है। ऐसे हमारे ऊपर भी कुछ गिर जाए तो हम खत्म ही हो जाएंगे, कुछ इतिहास तो नहीं रचेगा। यहाँ हाइड्रोजन बना वो गिर सकता है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, फोन के ऊपर गिरेगा। हम 22,000 जिएंगे, हमको तो कुछ नहीं होगा। ठीक, देखो हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश होता तरंगों के रूप में चलता है, मतलब वेव मोशन में चलता है। जो लाइट इज ए फॉर्म, जब कहते हो उसको लिख लो इंग्लिश में, लाइट जो होती है क्या होती है, वेव के रूप में चलती है। ठीक, उसके बाद कहा लाइट जो होती है वो किसी भी सोर्स से जब निकलती है, जैसे कि सन से निकला या फिर रॉड से निकल रहा, उससे निकलने के बाद जितनी प्रकाश की चाल होती है, लाइट की स्पीड होती है, उस स्पीड से चलता है। जैसे किसी स्रोत से जब निकलता है प्रकाश लाइट, तो प्रकाश की चाल से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। और फिर उन्होंने क्या बताया, आगे बताया कि तरंगों के चलने के लिए इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसको तरंगों के रूप में चलता है, इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। अभी पूरा मिला के बोलेंगे बच्चा, बहुत परेशान ना हो। ठीक, माध्यम की आवश्यकता होगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने एक माध्यम मान लिया जिसका नाम दे दिया ईथर। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक सर्वव्यापी ईथर की परिकल्पना की। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक माध्यम मान लिया कि सर्वव्यापी ईथर। ईथर क्यों माना, क्योंकि बताया ईथर जो होता है, क्या इन्होंने बताया कि ईथर भारहीन होता है, और क्या होता है, ईथर भारहीन होता है, और यह सभी दिशाओं में क्या कर सकता है, गतिमान हो सकता है। यह क्या करता है, यह भारहीन होता तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, सभी पदार्थों में। अब इसको मिला के बोलेंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक, प्रवेश कर सकता है। ठीक बच्चा, सभी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। ठीक, और इसमें जो होते हैं प्रकाश तरंग के संचरण के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रकाश तरंग संचरण के सभी गुण पाए जाते हैं, सभी गुण, सभी आवश्यक गुण है ना उपस्थित होते हैं। अब बच्चा पूरा मिला के बोलते हैं। ठीक, देखो हाइगेंस ने क्या बताया, 1778 ईस्वी में हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने यह बताया कि जो प्रकाश होता है तरंगों के रूप में चलता है, वेव के रूप में चलता है। प्रकाश होता किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलता है। और फिर बताओगे इसको प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, इसलिए इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। उसके बाद क्या बताओगे, ईथर को इसलिए चुना क्योंकि ईथर क्या होता है, भारहीन होता है तथा यह होता है सभी दिशाओं में, सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, और इसमें प्रकाश तरंग संचरण की सभी आवश्यक गुण उपस्थित होते हैं। ठीक, इंग्लिश में थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, जो प्रकाश होता है वेव के रूप में चलता है, और प्रकाश जो लाइट होता है किसी भी सोर्स से निकलकर एक स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ही चलता है प्रकाश। जैसे कि हमने बताया स्पीड ऑफ लाइट बाहर वही होती है, ऐसा नहीं है, बल्ब से भी जो स्पीड निकलती है उसकी भी स्पीड यही होगी। ठीक, जबकि ये सिद्धांत गलत इन्होंने बताया था, लेकिन हमको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग फिजिक्स वाले हैं। ठीक, तो देखो ऐसा होता है, देखो रदरफोर्ड थे, उसके पहले थॉमसन, ठीक है, फिर नील, मतलब जो भी आए लाइन से सबके पढ़ो, और पढ़ोगे क्या, इनके भी दोस्त भी पढ़ोगे। ठीक है, जैसे आए मेंडलीव बना गए, अब मेंडलीव के पढ़ो पहले, उनके गुण दोष, मतलब उनकी क्या क्वालिटीज थी क्या, अब उन्होंने क्यों बनाया था इसको, क्या उनकी कमियां रह गई,
ठीक, उनको पढ़ो, उनके बाद कमी बात जो दूर करने की है उनको भी पढ़ो, चाहे गलत हो या सही हो, पढ़ना सब पड़ता। थोड़ा ये दिक्कत करता है हमारा मन ये है कि फिजिक्स सब ऐसी हो, केमिस्ट्री ऐसी हो, जो सही थे खाली उनका मत रखा जाए। ऐसे बच्चे जानते क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। अगर बताएगा सर्वव्यापी, अभी सर्वव्यापी ईथर की बताइए बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया सर्वव्यापी ईथर की परिकल्पना की जाती है, लेकिन एक वैज्ञानिक थी मोरले, कौन से वैज्ञानिक, माइकलसन मोरले थे, उन्होंने बताया नहीं ये गलत है, ईथर तो नहीं लिया जाता है, ईथर नहीं लिया। अब देखो वो आ गया तो दिमाग खराब कर लिया अपना किया, उनका तो नाम हो गया, लेकिन हम लोग दिमाग खराब कर गए। अब बच्चे क्या करते हैं, इथर मान लिए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि उनको कोई रिएक्शन करानी हुई और इथर उन्होंने माना, ठीक, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये बात थोड़ा होती है कि कमियां ना पढ़ाई जाए, खाली क्या पढ़ाई जाए, जो सक्सेस लोग थे उन्हीं को पढ़ाया जाए तो ज्यादा मजा आए, हमको लग रहा है। ठीक, सक्सेस स्टोरी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। ठीक, वैसे सक्सेस तो बहुत है, इन्हीं द्वारा भी आगे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जाएगी, हम लोग करेंगे, तो वो सही है, तो वो हम लोग पढ़ा करें। लेकिन बोर्ड एग्जाम वाले क्या करेंगे, वही रख देंगे जाके यही वाला, तो हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक, तो इसलिए इसको माना था और समझ ना पूरा, इसे आपको कॉन्सेप्ट में मिला के एक टू जेड लाइन पूरी आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या बच्चा इसमें पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके द्वितीय तरंगांक सिद्धांत बचा है, तो इसको आप पूरा लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, हाइगेंस का सिद्धांत। उसके बाद ये आता है, इसको हमने पहले से लिख लिया कि आपको ये थ्योरी लिखने में दिक्कत ना हो, आप सामने से छाप सकते हैं आराम से देखकर। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत क्या था, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो इस क्या था, दूसरे सेकंड सिद्धांत का ला क्या था वो आपको समझाना है। ठीक है, तो बात समझना बहुत ध्यान से। इसमें 3 पॉइंट इन्होंने बताए थे। पहले पॉइंट में बताया तरंगार की परिभाषा, तो हमारी तरंगार की परिभाषा होती है, पूरी डिफिनेशन भी आपको बताया थी वेव फ्रंट की, तो उसी की पूरी परिभाषा लिख देनी है आपको। ये सभी कर कंपनी समान कला में होंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ का नियम हो जाएगा। 3 थे पॉइंट। पहले वाले पॉइंट में आपको पूरी तरंगार की परिभाषा लिखनी है, आगे लिखे थे तरंगार की परिभाषा, डिफिनेशन पूरी लिखनी है। आपने जो भी वेव फ्रंट की परिभाषा पढ़ी थी वो उठा के रख देना पहले वाली लाइन में। ठीक, वो हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट में कहा है कि तरंगार पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसमें नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीय तरंगाएं कहते हैं। ठीक है, जहां से मतलब एक माध्यम कण जो होते हैं और नए तरंग स्रोत, जैसे कोई माध्यम कण हुआ वो एक नए स्रोत का कार्य करेगा, और उससे जो कणें निकलेंगी वो क्या होंगी, द्वितीय तरंगाएं होंगी। जैसे मान लिया ये पहला स्रोत है, इससे तरंगें निकली, ठीक, अब यहाँ पे दूसरा स्रोत मिल गया इसको, यहाँ जब गई तो यहाँ जो दूसरी तरंगें निकली क्या, कौन सी होंगी, सेकेंडरी होंगी। कौन सी होंगी, सेकेंडरी वेव होंगी, द्वितीय तरंगाएं होंगी। ठीक है, दूसरी होंगी, पहले स्रोत से यहाँ निकली, दूसरे स्रोत से टकराए, दूसरी तरंगें निकली, वो क्या होंगे भाई, सेकेंडरी वेवलेट्स होगी, मतलब दूसरी तरंगें होंगी। अब फिर तीसरे पॉइंट में क्या कहा, यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुई तरंगे, या तरंगे बढ़ती ही रहेंगी या आगे तरंगे जाएंगी, इनका हो जाएगा अन्वलोप, इंग्लिश में बोलते हैं एनवलोप, है ना, शायद यही बोलते हैं। तो अन्वलोप का मतलब तरंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है, ऐसे हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उस क्षण क्या हो जाएगा, तरंगार की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। जब ये अन्वलोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, वेव फ्रंट की एक नई डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट है आपके, बहुत अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें बच्चा आता है, इसकी सफलताएं क्या रही, कि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था उसकी सफलताएं क्या रही, उसको भी बहुत ध्यान समझ लेना। हाइगेंस की सफलताएं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं क्या रही, क्या सक्सेसफुल रहे, कितना रहे, क्या योगदान रहा, उस सब कुछ भी पूछा जाए वो इसमें लिखना। सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या किया था, परावर्तन की व्याख्या करने में सक्षम रहे। ठीक है, सक्षम परावर्तन की व्याख्या करने में सक्षम रहे, मतलब परावर्तन की व्याख्या कर पाए, और अपवर्तन की भी व्याख्या करने में ये सक्सेसफुल रहे। ठीक है, अपवर्तन की एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में इनका मतलब रहा हाथ कि जिसको व्याख्या कर पाए। और इन्होंने क्या किया, व्यतिकरण और विवर्तन की भी व्याख्या इन्होंने की थी। और नंबर 3 पर व्यतिकरण की व्याख्या की, ये 4 याद रखना बच्चा, बस व्यतिकरण की व्याख्या की, और नंबर 4 पे याद रखना बच्चा, विवर्तन की भी व्याख्या की इन्होंने। किसकी व्याख्या की, विवर्तन की भी व्याख्या की, व्यतिकरण की और विवर्तन की भी व्याख्या की। ठीक है, ये आप याद रखना, भूलना नहीं। ये आपके भी आगे चैप्टर पूरे आने वाले हैं, इस चैप्टर को पूरा समझाएंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चैप्टर पूरा समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, परेशान ना हो। ठीक,
इंटरफेरेंस बोलते हैं और डिफ्रेक्शन बोलते हैं, है ना। इंटरफेरेंस बोलते हैं विस्करण को, ठीक। तो ये आपके इसकी चार की व्याख्या करने में असफल रहे। फिर विफलताएं इनकी क्या रही, मतलब क्या है ये फेलियर्स इनके क्या रहे, असफलताएं, सफलताएं सक्सेस और फेलियर, ये फेलियरिटी क्या है, मतलब क्या 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 कहां कहां फेल रहे। तो उसके अंदर भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। पहले सबसे पहले तो ये क्या नहीं कर पाए थे, नंबर 1 की बात करें तो ये इन्होंने क्या माना था, प्रकाश को तरंगदैर्घ्य माना था, जबकि हमारे और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके। तो नंबर 1 बात याद रखना कि ये ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके थे, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। नंबर दूसरी बात, अभी हमने एक वैज्ञानिक का नाम लिया था मोर्ले, है ना, पूरा नाम है उनका माइकलसन मोर्ले। माइकलसन मोर्ले साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा कि ईथर जो है वो नहीं लिया जाएगा, मीडियम जो था, मीडियम माध्यम में ईथर माना था, उसको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तीसरी बात, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर पाए थे, ठीक है। इनके नियम के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं हो पाई थी, नहीं हो पाई, ठीक। तो ये तीन चीज याद रखना कि ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए थे, माइकलसन मोर्ले के हिसाब से इन्होंने कहा, अपने प्रयोग में सिद्ध कर दिया कि ईथर माध्यम नहीं लिया जाएगा। और तीसरी बात क्या बताते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चा, दो नियम है आपके, दो चीजों की व्याख्या जो की थी, डेरिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्या कोई इसमें से अगर कुछ भी आता है तो फंसे ना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे दो लास्ट डेरिवेशन जो इस चैप्टर के हैं। देखो जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो अब हम चलते हैं पढ़ने, और बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपका क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे उसी से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये तो आपका 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो डायरेक्ट 5 नंबर का है, ठीक। तो 5 नंबर बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। चलो देखो 5 नंबर वाली चीज देखिए। पहला टॉपिक है हाइगेंस के द्वारा परावर्तन की व्याख्या, है ना। हाइगेंस के द्वारा, पूरा हेडिंग क्या डालने समझ जाओगे, है ना। ऐसे पूरी हेडिंग लिखनी हो तो देखो क्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं हाइगेंस के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्लियर। अब जो इंपॉर्टेंट है तो उसको तुम जरूर इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमको क्या हमने किया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, बाय हाइगेंस थ्योरम, ठीक। हाइगेंस थ्योरम के द्वारा क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है रिफ्लेक्शन का, ठीक। तो हमारा एक्सप्लेनेशन जो हमारा रिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे हम, डायग्राम एक छोटा सा बनाएंगे, बहुत ध्यान समझना। ये हमारा क्या है, मिरर रखा हुआ है, ठीक बच्चा। मिरर को मान लिया जेड डैश है, इस पे कोई भी तरंग पड़ी, मतलब वेव पड़ी, ठीक, लाइट प्रकाश की रे आई और उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरी भी ऐसी लाइट आई, उसका भी क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें एक ही मीडियम है तो उसकी वो क्या होगी, चाल v मान लिया, स्पीड क्या मान ली, v मान ली, और टाइम को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक। अब एक बात समझो, इसको मान ले अगर a पॉइंट, यहाँ पर a डैश मान ले, जहां पर प्रकाश वहां गिर रहा है उसको क्या मान ले, a और a डैश मान ले। तो इसके सामने वाले पॉइंट अगर लंबवत खींच लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बच्चा आ जाता है, इसको मान लो b, और इसके सामने वाले को मान लो बच्चा b डैश मान लो, ठीक। तो सामने वाले क्या मान लो, b डैश मान लो, ठीक। एक सामने लाइन खींच देंगे, ठीक, उसको मान लेंगे b, और उसके सामने क्या मान लेंगे हम लोग, b डैश, ठीक। बहुत ध्यान समझना। अच्छा, अभिलंब बराबर हो गए, एकदम सीधी खींच दोगे अभिलंब हो जाएगा ना, इसको डाट डाट मान लो, डाट डाट में एक अभिलंब सीधे डाट खींच लो, है ना। अगर सीधा खींचना है तो अभिलंब खींच लो, अभिलंब तो नॉर्मल जो बीचों बीच नॉर्मल होती है। अब इसके सामने एक पॉइंट मानना है, इसको मानना b, और इसके सामने एक बच्चा पॉइंट मान लेना, उसको मान लेना b डैश, ठीक। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब बहुत ध्यान समझना है, डायग्राम में हम लोग पढ़ के आए हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ से पहले हम ये जानेंगे, दूरियों की बात कर ले तो दूरी क्या क्या है, इसमें डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस पहली वाली हमारी क्या हो जाएगी,
ए बी डैश, पहली डिस्टेंस ये होगी, दूसरी डिस्टेंस इस वाले ट्रायंगल की होगी। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी डैश ए डैश, पहले दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं, ए बी डैश ए डैश, और दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल हो जाएगा ए बी ए डैश, इधर वाला ट्रायंगल और एक उधर वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए बी ए डैश में। दो ट्रायंगल है, उसमें अगर दूरी की बात करें, दूरी क्या कौन कौन सी हो जाएगी, पहली दूरी ये और दूसरी दूरी ये, जो डार्क कर रहे हैं हमारे दोनों प्रकार की क्या हो जाएंगी, तरंगार की डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहली वाली हमारी है ए बी डैश और एक बार हो जाएगी ए डैश बी, है ना, एक बार हो गई ए डैश बी, एक बार हो गई ए बी डैश। दोनों की दूरी बराबर क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 क्या है v और समय क्या है t। तो मतलब कहने की बात यह है जो ए बी डैश है वो भी हमारा vt रहेगा और ए डैश बी है वो भी क्या रहेगा, vt ही रहेगा। दोनों की चाल मतलब वो चीज बराबर हो जाएगी दूरी। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर बात करें स्नेल नियम से नहीं, स्नेल के नियम से छोड़ो, यहाँ देखो अगर हम फॉर्मूला निकालें साइन आई का, साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण मतलब p अपॉन h, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p अपॉन h क्या हो जाएगा, h इसका हाइपोटेनियस तो दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में a डैश है, ठीक है, तो a डैश हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा हमारा, a डैश हो गया नीचे, ये हाइपोटेनियस हो गया मतलब कर्ण हो गया, तो साइन आई पहले ट्रायंगल में लेते हैं, साइन आई मतलब कौन सा ट्रायंगल ले लें, a b a डैश में। ठीक, इसकी बात करें तो इसमें लंब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा ए बी डैश, क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी डैश। और अगर साइन आर की बात करें ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, ए बी ए डैश में। ठीक, तो इसमें हमारा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी लंब बटे कर्ण ही लगेगा, लेकिन इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ए डैश बी हो जाएगी, अपॉन में हमारा ए डैश ही रहेगा। ठीक, अब दोनों को हम भाग कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, तो भाग कर दोगे तो साइन आई ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। इधर क्या है, ए बी डैश अपॉन ए डैश, गुणे में कर दो, ये ऊपर आ जाएगा ए डैश, अपॉन में क्या आ गया, ए डैश बी, दोनों कैंसिल, तो क्या बचा बच्चा, यहाँ बचा साइन आई बटे साइन आर बराबर ए बी डैश बचा, अपॉन में बचा ए डैश बी। ठीक, तो इधर बच्चा क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर ए बी डैश की वैल्यू देखो क्या, दोनों की जो दूरियां हैं बराबर है, पहले वाले की भी vt है, बटे में भी vt है, दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बचा, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 1 है, मल्टीप्लाई होगा, अब साइन से अंदर तो हट गया, तो क्या बचा, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, तो यहां से यहां के बाद आप नीचे नोट में दोनों लिखोगे, नोट 1 और नोट 2, दोनों क्या आपको क्या लिखना है, दोनों जो परावर्तन के नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोनों होते हैं, वो आपको नीचे दोनों लिखने हैं। पहला क्या होता है, पहला बच्चा देखो चित्र से स्पष्ट हो रहा है, आराम से आप देख सकते हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो नोट 1 पे यही लिखना है आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इधर वाला आपतन कोण आई है और ये हमारा क्या है, आर है। ठीक, तो कहते हैं यहाँ पर तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि इक्वल एंगल होते हैं कौन सा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। नोट 1 नोट 2 करके ऐसे आपको नीचे लिखने पड़ेंगे, तब जाके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपके हो गई परावर्तन की व्याख्या। इसी में आपको एक और बता देते हैं, अपवर्तन वाला भी, और साथ में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतना आपको समझना था इसमें। ठीक, तो इसमें देखो बहुत ध्यान समझना, डायग्राम समझ लेना अगले वाले में, तो उसको मिटाएं हम फिर। देखो अब इस बार क्या समझाने जा रहे हैं, इसे थोड़ा एडिट कर देते हैं, थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। अब इनकी बात हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या। क्या हो जाएगा, अपवर्तन की व्याख्या। रिफ्लेक्शन कहा था, अब क्या कर देते हैं हम, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा बात समझना आप क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे इसमें, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको इस वाले नियम को, उसके बाद दूसरे वाले को समझ लो। देखो बच्चा, यहाँ की बात करें, देखो डायग्राम की बात करें तो इधर पूरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि लाइट की रे आती है तो उसके बाद क्या होता है, इसका थोड़ा डेविएशन होता है, मतलब विचलित होती है अपने मार्ग से। ठीक, दूसरी वाली भी आई, वो भी थोड़ा विचलित हो गई। ठीक,
अभिलंब तो हमारे बीचों बीच में होता है ना, इधर का एंगल क्या होता है आई होता है, इधर का एंगल क्या होता है आर होता है। ये भी क्या है हमारा आई है, इधर क्या है ये आर है, ठीक। ये दोनों एंगल होते हैं। अब यहाँ के पॉइंट को हम क्या बच्चा मान लेंगे ए और ए डैश, जैसे उसमें माना था। इसके सामने की लाइन यहाँ पर बना लो, इसके सामने की लाइन यहाँ पर बना लो, तो इसको मान लेंगे बी डैश, इसके सामने वाले बिंदु को मान लेंगे हम लोग बी। तो ए बी हो गया उधर और ए डैश बी डैश इधर सामने सामने हो गया, ठीक। उसके बाद सेम वे कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी बच्चा क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर वही चीज आ जाएगी। अगर साइन आई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही चीज करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। दो ही ट्रायंगल यहाँ पर भी देखो सेम बिंदु माने, दो ही ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल से क्या लेते हैं, पहले सबसे पहले देखना है यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करें तो बी ए डैश जो है हमारा, या फिर ए डैश बी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। बी ए डैश जो है हमारा, बी और ए डैश ये डिस्टेंस पहली होगी, इसको देखो डार्क के दे रहे हैं। और दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी ए डैश बी हो जाएगी, मतलब सॉरी वही तो लिख दिया दोबारा। इस बार क्या हो जाएगा बी डैश ए हो जाएगी, दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बी डैश और ए हो जाएगी। ये डिस्टेंस एक हो जाएगी, ये सामने डिस्टेंस हो गई, वही सेम है जो पिछली बार किया था। अगर इसको तुम पहले ऐसे ना लिखना चाहो, अगर ऐसे लिख दोगे ए डैश बी तब भी बात वही है, ठीक। ए बी डैश लिख लोगे तब भी बात वही, इसको आप पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो। पहले लेक्चर में भी ऐसे हमने लिखवाया था। तो इसकी चाल अब देखो क्या हो जाएगी, पहले माध्यम की बात करोगे चाल हो जाएगी v1, दूसरे माध्यम की चाल क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी। तो चाल बच्चा यहाँ क्या हो जाएगी v1t और इसकी चाल क्या हो जाएगी v2t। इतना बात याद रखना है ना। वहां पर v1 खाली v था, यहाँ पर हो जाएगा v1 और v2। हाँ सो हम कह गए हो, तो v1 और v2 हो जाएगा, ठीक। पहले लिख हो जाएगी v1, दूसरी चाल में क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी। बस इतना चेंज किया है, बाकी सब वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। और फिर से बच्चा देखो अगर हम साइन आई लेते हैं तो क्या हो जाता है, साइन आई बराबर हो जाएगा, पहला वाला क्या है a डैश b लंब बटे कर्ण। कर्ण जहां जो हाइपोटेन्यूज है फिर से वही a डैश रहेगा, नहीं रहेगा। और अगर साइन r ले लो तो साइन r बराबर क्या हो जाएगा, इस बार दूसरी डिस्टेंस ए बी डैश अपॉन ए डैश आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, दोनों को भाग करो तो क्या आ जाता है साइन आई बटे साइन r बराबर साइन आई की वैल्यू क्या है ए डैश बी अपॉन में हो जाएगा ए डैश इंटू में, ये फिर से ऊपर चला जाएगा ए डैश अपॉन ए बी डैश, ठीक। दोनों से कैंसिल। उसके बाद लिख देंगे बच्चा हम लोग साइन आई बटे साइन आर बराबर बचा ए डैश बी अपॉन ए बी डैश, ठीक। अब आगे देखो क्या कर देंगे हम लोग, साइन आई बटे साइन आर बराबर में ए डैश बी की वैल्यू क्या है, ए डैश बी की वैल्यू है v1t और बटे में हो जाएगी v2t, ठीक। तो ये टी कैंसिल, तो साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर बटे आई बटे आर, ये क्या बचेगा v1 बटे v2। अब चाल जो होती है स्पीड वो सबकी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, जल में अलग होती है, वायु में अलग होती है, निर्वात में अलग, वास्तव में ना कुल मिला जो यहाँ स्पीड है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। और कांस्टेंट यहाँ काहे लिखा जाता है n से लिखा जाता है, काहे लिखा जाता है n से। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देना n। यहाँ पर क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है बच्चा, क्या होता है अपवर्तनांक, हिंदी में क्या बोलते हैं अपवर्तनांक होता है, ठीक। यहाँ से आपका द्वितीय नियम की अब फिर से इसमें नोट 1 नोट 2 करके लिख देंगे बच्चा हम लोग। नोट 1 क्या होगा, नोट 2 क्या होगा, वही सेम रूल जो आपको क्या होता है इंसिडेंट रे दोनों तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और सेकंड लॉ को क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल लॉ में क्या होता है द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। ऐसे लिख देना आप लोग, ठीक। अपवर्तन कोड कीजिए, अपवर्तन कोड कीजिए कि जो अनुपात होता है वो क्या होता है कांस्टेंट नियतांक होता है। इतना आपका सिलेबस में था इस चैप्टर में, ठीक। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 ही डेरिवेशन है और पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पूरा वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।